नमस्कार विद्यार्थियों। बेटा कल की क्लास में हमने शिक्षण की जो अवस्थाएं हैं उनके महत्व को हम पढ़ रहे थे, ठीक है, उनका अध्ययन कर रहे थे। कुछ जो शिक्षण की अवस्थाएं हैं उनके जो महत्व हैं कुछ बच गए हैं, उनको आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी जो आज की जो हेडिंग रहेगी आगे कंटिन्यू क्या रहेगी, शिक्षण की अवस्थाओं का महत्व, ठीक है। शिक्षण की अवस्थाओं को हमें क्यों अध्ययन करना चाहिए, क्या महत्व है, ठीक है ना। तो कल हमारे 3 पॉइंट हो गए थे, आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 4th पॉइंट यहां से स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए बेटा, शिक्षण क्रियाओं के आधार पर शिक्षण क्रियाओं के आधार पर शिक्षण के, ऐसे लिखो इसको, शिक्षण के चरों को समझा जा सकता है, ठीक है। एक बार हम इनको नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम इनको समझेंगे, ठीक है। शिक्षण कार्यों को कार्यों को अनुदेशन की मदद से पूरा किया जाता है, ठीक है। छठा पॉइंट, शिक्षण की अंतःक्रिया को प्रभावशाली बनाने में शिक्षण की अंतःक्रिया को प्रभावशाली बनाने में अब यहाँ ये हमने लिख दिया है, यहाँ से आगे शिक्षण की अंतःक्रिया को प्रभावशाली बनाने में यहाँ ये आएगा, शिक्षण की अवस्थाओं का विशेष महत्व होता है। तो वो हमने हेडिंग में लगा रखा है, वो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या पढ़ रहे हैं हम, शिक्षण की अवस्थाओं का महत्व पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आ गया, शिक्षण की अंतःक्रिया को प्रभावशाली बनाने में शिक्षण की अवस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे हम इसको कंटिन्यू ऐसे देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा तथ्यों का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने,
विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने व क्रियाओं को तथ्यों का विशिष्ट ज्ञान प्रदान करने तथा क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने में दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बिंदु है हमारा, थोड़ा नीचे रहेगा ये। नेक्स्ट जो हमारा बिंदु है वो है, इसको ऊपर से लिखेंगे बेटा, पहले आप इनको समझो, ठीक है ना, उसके बाद मैं इनको क्लियर कर दूंगी यहाँ से, उसके बाद मैं नेक्स्ट बिंदु लिखवाऊंगी। तो इनको थोड़ा पहले आप समझो कि आखिर में ये कहना क्या चाह रहे हैं, कैसे महत्व है हमें शिक्षण की अवस्थाओं का हमारे जीवन में या हमारे शिक्षण में। ठीक है ना, तो जो हमारी शिक्षण क्रियाओं के आधार पर शिक्षण के चरों को समझा जा सकता है। मैंने आपको बता दिया शिक्षण के चर कौन से होते हैं, कौन कौन से चर होते हैं, आपको याद है, आपको तो बताए थे, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये क्या है, शिक्षण के चर हैं जिनके आधार पर हम शिक्षण प्राप्त करते हैं। तो शिक्षण की क्रियाओं यानी कि शिक्षण की अवस्थाओं के आधार पर शिक्षण के चरों को समझा जा सकता है। ठीक है बेटा, अब जो उसमें मैंने आपको बताया था शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है, उसमें जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कौन करता है, शिक्षक करता है। प्रथम जो चर है हमारा, मैंने इसी भी बताया था आपको, जो हमारा स्वतंत्र चर कौन सा है, शिक्षक है, और परतंत्र चर कौन सा है हमारा, आश्रित चर कौन सा है हमारा, विद्यार्थी है, और मध्यस्थ चर कौन सा है हमारा, पाठ्यक्रम है। ठीक है ना, तो बेटा बिल्कुल आपको यहाँ से इसको जोड़ना है। थोड़ा सा मैं आपको, आप वहीं पर आ जाओ। पहला कौन सा है हमारा, पूर्व क्रिया, पूर्व क्रिया अवस्था वाला। ठीक है, दूसरा कौन सा है हमारा, अंतः क्रिया, अंतः क्रिया वाला। तीसरा हमारा है उत्तर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे चर हैं इन्हीं अवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हमारे जो तीनों चर हैं वो हमारे शिक्षण की अवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हमारा जो शिक्षक है वो किससे जुड़ा हुआ है, पूर्व क्रिया अवस्था, जो मूल रूप से जो तैयारी करता है, पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए प्रस्तुत करता है, वो कौन करता है, हमारा शिक्षक करता है। उसके बाद वो कहाँ आता है, अंत्य क्रिया पे आता है। अंत्य क्रिया में दोनों आ जाते हैं, शिक्षक भी आता है और शिक्षार्थी भी आता है और पाठ्यक्रम भी आ जाता है। ठीक है ना, तो तीनों अंत्य क्रिया में जुड़े होते हैं। उसके बाद उत्तर क्रिया में, मध्यस्थ हो गया ना अंत्य क्रिया, अंत्य क्रिया में कौन हमारी मूल रूप से पाठ्य वस्तु है, लेकिन इस पर अंत्य क्रियाओं कौन करते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों करते हैं। ठीक है ना, तो जुड़े हुए तो है कहीं ना कहीं। उसके बाद है हमारी उत्तर क्रिया अवस्था। क्या है हमारी उत्तर क्रिया अवस्था। अब जब शिक्षक ने पढ़ा दिया, पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर दिया, उसके बाद वो विद्यार्थियों से क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, वो कहाँ आएंगे, उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत आएंगे। और ये आंसर कौन देगा, शिक्षार्थी देगा। तो उत्तर क्रिया से कौन जुड़ा हुआ है, हमारा शिक्षार्थी जुड़ा हुआ है। उसका उसी के आधार पर उसका क्या होता है, मूल्यांकन होता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है। आई बात समझ में। तो आपको सिर्फ इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तो शिक्षण की क्रियाओं के आधार पर हम शिक्षण के चरों को समझ सकते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट हमारा है, शिक्षण के कार्यों को अनुदेशन की मदद से पूरा किया जाता है। आप समझो बेटा, अनुदेशन क्या होता है। यहाँ एक नया शब्द आया है। अभी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आगे में शिक्षण तो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन शिक्षण से ही क्या जुड़ा हुआ है, प्रशिक्षण जुड़ा हुआ है, और इन्हीं के बीच में आता है एक अनुदेशन आता है। ये शब्द भी है, लेकिन अब मैं इसको यहीं समझा देती हूँ, लेकिन अलग से इनका डिफरेंट बताऊंगी मैं आपको। अनुदेशन यानी कि एक शिक्षक के द्वारा कोई उपदेश देना, कोई आदेश, कोई उपदेश देना ही क्या कहलाता है, अनुदेशन है। अब अनुदेशन विशेष रूप से होता किस पर है, पाठ्य विषय वस्तु पर। जो आपकी मूल विषय वस्तु है, जो कक्षा में टीचर पढ़ाने आ रहा है,
अनुदेशन का क्षेत्र व्यापक नहीं है, संकुचित है। अनुदेशन हम उसको कहेंगे जो एक विद्यार्थी जो एक शिक्षक कक्षा के अंतर्गत जो उसका पाठ्यक्रम है, जो उसकी विषय वस्तु है, उसके आधार पर जो ज्ञान, जो उपदेश वो विद्यार्थी को देता है, जो अनुदेशन वो विद्यार्थी को देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुदेशन कहते हैं। वो सिर्फ पाठ्य वस्तु पर ही जो उसका लेक्चर है, विशेष जो इसकी फिक्स पाठ्य वस्तु है, आज उसे किस विषय वस्तु पर अपना लेक्चर प्रस्तुत करना है, उसे ही हम क्या कहेंगे? अनुदेशन कहेंगे। तो ये हमारा कहाँ संपन्न होता है? कक्षा के अंतर्गत संपन्न होता है। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, आपको एग्जाम्पल से समझो। अभी मैं आपको आपकी शिक्षण की अवस्थाओं का महत्व बता रही हूँ, जो कहाँ लगा हुआ है? आपकी पाठ्य वस्तु में। आपके पेपर में जो एक आपका जो एक पेपर है जिसका नाम है शिक्षण अधिगम, उसमें एक शिक्षण बिंदु होता है, क्या बोलते हैं? शिक्षण की अवस्थाएं। अब शिक्षण की अवस्थाओं में शिक्षण अवस्थाएं मैंने आपको पढ़ा दी, लेकिन उसके बाद शिक्षण की अवस्थाओं का महत्व क्या है वो मैं आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। तो ये सब कहाँ है? मूल रूप से आपकी विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है, जो एक आपको पाठ्यक्रम में है, आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है कि आपको पढ़ना है। इसमें कोई बाहर की चीज़ शामिल नहीं है। जो आपके पेपर में आएगी, जो आपकी पाठ्य वस्तु में शामिल है, जो आपकी विषय वस्तु पाठ्यक्रम में समाहित है, उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाहर हम कुछ भी अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो पाठ्यक्रम पर दिया गया एक सीधी, उसमें समझो, एक अध्यापक के द्वारा पाठ्यक्रम पर दिया गया आदेश ही क्या कहलाता है? अनुदेशन कहलाता है। यानी कि पाठ्यक्रम पर जो विशेष भाषण प्रस्तुत करता है, विशेष अंतःक्रिया करता है, बातचीत करता है, आदेश देता है, निर्देश देता है, वो क्या है? अनुदेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपकी बात आप तक पहुँचा रही हूँ। क्या है? मेरा अनुदेशन है। एक विषय पर एक जो निश्चित पाठ्यक्रम है, उस पर ही मैं आपको बातचीत कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। ये क्या है? मेरा अनुदेशन है। तो पाठ्यक्रम पर दिया गया ज्ञान ही क्या कहलाता है? अनुदेशन कहलाता है। ठीक है, तो शिक्षण कार्यों को अनुदेशन की मदद से पूरा किया जाता है। तो ये शिक्षण की अवस्थाओं, आप कक्षा में आप बात ये आई कि यहाँ पे क्यों आया? अवस्थाओं में ही क्या समाहित है? अनुदेशन समाहित है। मैंने कहा था कि जो अनुदेशन का क्षेत्र व्यापक नहीं है, अवस्थाओं में ही क्या है? अनुदेशन समाहित है। एक विद्यार्थी ने एक शिक्षक ने पूर्व तैयारी की, कक्षा में आने से पूर्व तैयारी की, उसके बाद वो कहाँ आया? कक्षा में आया, प्रस्तुतिकरण दिया। जो उसका जो पाठ्यक्रम पर जो उसका विशेष प्रस्तुतिकरण है, पाठ्यक्रम पर जो उसका विशेष प्रस्तुतिकरण है, वही क्या है? अनुदेशन है। तो क्या होता है? शिक्षण कार्य को अनुदेशन की मदद से पूरा किया जाता है। अब मान लीजिए कक्षा में अध्यापक आ तो गया विषय वस्तु के साथ, लेकिन जब तक वो आपको कोई अनुदेशन नहीं देगा, जब तक वो उस विषय पर आधारित आपको लेक्चर नहीं देगा, नहीं पढ़ाएगा, तो आप शिक्षण कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अनुदेशन से ही शिक्षण कार्यों को संपन्न किया जाता है, अनुदेशन की मदद से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो है शिक्षण की अंतःक्रिया को प्रभावशाली बनाने में शिक्षण की अवस्थाओं का विशेष महत्व होता है। यहाँ से आगे आपको ये लिखना था, तो मैंने नहीं लिखा है, लिखने की आवश्यकता नहीं है उस चीज़ को। तो शिक्षण की अंतःक्रिया को प्रभावशाली बनाने में, अब शिक्षण में क्या करते हो आप? अंतःक्रिया करते हो। शिक्षण में क्या करोगे आप? कोई भी अध्यापक शिक्षण करवाएगा तो उसमें क्या करेगा? अंतःक्रिया करेगा, बच्चों से बातचीत करेगा, अपनी बात को बच्चों तक पहुंचाएगा, कोई उनकी समस्या है तो उनको सुनेगा, उनका समाधान प्रस्तुत करेगा। ये सब क्या है? अंतःक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अंतःक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए हम जो अध्यापक और विद्यार्थी के बीच जो कन्वर्सेशन है, अंतःक्रिया है, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए क्या काम आते हैं? शिक्षण की अवस्थाएं काम आती हैं। तो पहले शिक्षक अगर शिक्षक पूर्व तैयारी नहीं करेगा, अपनी विषय वस्तु के साथ पूर्व तैयार होकर नहीं आएगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो अपना प्रस्तुतिकरण नहीं देगा, अंतःक्रिया नहीं करेगा, तो उसका शिक्षण प्रभावशाली नहीं बनेगा। जब तक उसको विषय का ज्ञान ही नहीं होगा, चाहे कितना ही टीचर हो, खूब इंटेलिजेंट हो, कितना ही बड़ा कोई टीचर हो, लेक्चरर हो, जब तक उसको जिस पाठ्यक्रम के साथ वो कक्षा में आ रहा है उसको ज्ञान ही नहीं है, उस पर उसकी पकड़ ही नहीं है, तो उसका शिक्षण प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो शिक्षण की अंतःक्रिया को प्रभावशाली बनाने में शिक्षण की अवस्थाओं का महत्व होता है। उसके बाद है तथ्यों का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने में तथा क्रियाओं को क्रमबद्ध प्रस्तुत करने में दिशा प्रदान करते हैं कौन? शिक्षण की अवस्थाएं। क्या? तथ्यों का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने में। जब हम शिक्षण की अवस्थाओं के आधार पर हमारे तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं
तो उनका हमें आसानी से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उनमें क्या हो, एक क्रम से जब हम विषय वस्तु को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है ना, तो उनका पूरी तरह से ज्ञान हमको प्राप्त होता है और दिशा प्रस्तुत करने में दिशा प्रदान करते हैं। तो शिक्षण की अवस्थाएं, क्या कहना चाह रहा है वो, शिक्षण की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, शिक्षण की अवस्थाएं निभाती हैं। कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें यानी कि टीचर को कक्षा में जाने से पूर्व क्या करना चाहिए, कक्षा में जाने के बाद क्या करना चाहिए, प्रवेश करने पर क्या करना चाहिए और पाठ्य वस्तु का अध्ययन कराने के बाद उसे क्या करना चाहिए, ये सब कौन निर्धारित करती हैं, हमारी शिक्षण की अवस्था निर्धारित करती हैं। किसमें, जो उसकी 3 अवस्थाएं, पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। आई बात समझ में क्लियर? 2 बिंदु हैं, उनको हम क्लियर कर लेते हैं। इससे आगे लिखिए, कौन सा नंबर था ये, 4, 5, 6, 7 नंबर, ठीक है। शिक्षण की क्रियाएं सीखने की दशाओं का, शिक्षण की क्रियाएं या अवस्थाएं की बात होती है, शिक्षण की क्रियाएं सीखने की दशाओं का निर्माण करती हैं, ठीक है। शिक्षण के विभिन्न स्तरों शिक्षण के विभिन्न स्तरों स्मृति, बोध, ऑब्लिक नहीं सो हम कॉमा लगाएंगे, स्मृति, बोध, चिंतन ही, स्मृति, बोध एवं चिंतन पर व्यवस्था करने में शिक्षण क्रियाओं को ही ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। शिक्षण के विभिन्न स्तर स्मृति, बोध, चिंतन पर व्यवस्था करने में, चिंतन की, ये लड़की ने गलत लिख रखा है, शिक्षण के विभिन्न स्तरों की व्यवस्था, स्तरों की व्यवस्था करने में, अब बैठाइए, व्यवस्था करने में यहीं पे वो था ना, शिक्षण के विभिन्न स्तरों की व्यवस्था करने में शिक्षण की क्रियाओं को ही ध्यान में रखा
जाता है। ठीक है, अब हमारे ये दो बिंदु हैं, इनको समझ लीजिए आप। शिक्षण की क्रियाएं सीखने की दशाओं का निर्माण करती हैं। दशा यानी कि जो शिक्षण की अवस्थाएं हैं वो हमारी सीखने की दशा निर्धारित करती हैं कि हमें किस प्रकार से हमारे शिक्षण को आगे बढ़ाना है। तो दशा मिल गई, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना, तो एक सीढ़ी हमको मिलती जाती है। किसके आधार पर, शिक्षण की अवस्थाओं के आधार पर। उसके बाद है शिक्षण के विभिन्न स्तरों की व्यवस्था करने में शिक्षण क्रियाओं को ही ध्यान में रखा जाता है। यानी कि शिक्षण के जो स्तर हैं उनको भी निर्धारित करने में कहीं न कहीं शिक्षण की अवस्थाओं को ही ध्यान में रखा जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे इसकी जो हमारे जो शिक्षण के महत्व कंप्लीट हो गए हैं। शिक्षण की अवस्थाओं के जो महत्व हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आएंगे हमारे शिक्षण के सूत्र। इसके बाद आएंगे हमारे शिक्षण के सूत्र, वो हम नेक्स्ट क्लास में उनका अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। कल की क्लास में हम शिक्षण के सूत्रों को कंटिन्यू करेंगे।